अल्लाह करते शाबाश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस चैप्टर के एंडिंग टॉपिक्स में से एक टॉपिक है लेटेस्ट एनर्जी। अब देखिए, अगर आपके पास आयन्स हों, हम सपोज़ करते हैं, सपोज़ आपके पास सोडियम आयन है। ये सोडियम आयन जब क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो इस सोडियम क्लोराइड का एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, यानी इसका अपना क्रिस्टल लेटस होगा। तो लास्ट टाइम हमने ये ऐसे डिफ़ाइन किया था कि इसका क्यूबिक क्रिस्टल होता है और इस क्यूबिक क्रिस्टल में हर कॉर्नर पे ये पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्सेस की मदद से अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, जब आपके पास आयन मौजूद है और आप आयन्स की आपस में रिएक्ट करें और 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएं तो ऐसी एनर्जी जो 1 मोल आयनिक कंपाउंड आपस में मिले और 1 मोल आपके पास आयनिक कंपाउंड बने तो जितनी एनर्जी इसके बनने के दौरान रिलीज होगी उस एनर्जी को कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि ये एक लेटेस बनाता है, क्रिस्टल लेटेस बनाता है। तो जब ये क्रिस्टल लेटेस बनाएगा एक पार्टिकुलर मॉर्फोलॉजी की तरफ आएगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी की रिलीज करने के बाद इसका अपना एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो एनर्जी जब आपके पास आयन से पार्टिकुलर शेप बनता है, सिमेट्री बनती है, उस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। या आप इसका रिवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एनर्जी कि वो किसी स्टेबल क्रिस्टल लेटेस को दी जाए और इससे वापस क्या बनाए जाए, आयन्स बनाए जाए। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि द एनर्जी रिलीज़, वो एनर्जी जब रिलीज़ होती है जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड आयन से बनता है। या ऐसे भी डिफ़ाइन करें कि वो एनर्जी जो रिक्वायर है आपको कि एक स्टेबल क्रिस्टल को आप आयन्स में क्या करें, उसका क्रिस्टल लेटेस्ट आयन्स में कन्वर्ट करें, इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। हमने एग्जांपल जनरलाइज की है। अगर ये कोई कैटायन है और ये किसी एनायन के साथ रिएक्शन करता है और 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाता है और उसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड की सपोज कोई पार्टिकुलर शेप है, तो इसका शेप बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। इसको लेटेस्ट एंथैल्पी भी कहते हैं। तो मैं तो अगेन सजेस्ट करता हूँ, जो थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है उधर हमने डिटेल से इसको कैलकुलेट किया है। बान हाइबर साइकिल में याद है ना, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में, कि किस तरह से हम किसी चीज़ की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उधर आप दोबारा जाके देख सकते हैं। देखिए शाबाश, लेटेस्ट एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है चार्ज। लेटेस्ट एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा किसी कैटायन पे या एनायन पे भी, उतनी ही उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम +1 और मैग्नीशियम +2 में किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, तो आप चार्ज देखें, इसका चार्ज ज़्यादा है तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी अगर ये कोई पार्टिकुलर क्रिस्टल लेटेस बनाएगा तो वो इसके मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसे ब्रेकअप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो साइज़ है कि लेटेस्ट एनर्जी किसी भी कैटायन के या एनायन के जो साइज़ है उसके इन्वर्स में है। यानी अगर आपके पास साइज़ छोटा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी और अगर साइज़ बड़ा है तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। अब देखिए, अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम कंपेयर करें तो लेफ़्ट टू राइट जब आप पीरियड में जाते हैं, सोडियम का साइज़ बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है। इसका साइज़ छोटा है तो लिहाजा इसकी जो क्रिस्टल एनर्जी होगी, क्रिस्टल लेटेस्ट की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। अब देखिए, इसका रीज़न क्या है, ऊपर और नीचे दोनों का रीज़न सेम है। देखिए, अगर आपके पास ये एलिमेंटल फॉर्म में है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, दोनों सेम पीरियड में है, पीरियड नंबर 3 में है, तो इसमें भी 3 शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम भी सेम पीरियड में है, इसमें भी एग्जैक्टली 3 शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद 11 है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 12 है
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद भी 12 है। तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन की अट्रैक्शन है, यहाँ 12 की अट्रैक्शन है। तो अगर 12 और 12 की अट्रैक्शन है, ये ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगा, तो साइज इस तरह लेफ्ट टू राइट कम हो जाएगा। जब साइज कम होगा तो न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगा। अगर इसका क्रिस्टल लेटिस बनेगा तो बहुत स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है, तो स्टेबल होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लें, मैंने आपको तरीका बताया भी था। अगर हम सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करें सिग्मा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर है एटॉमिक नंबर और माइनस इनर इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना आप लोगों को? तो सिग्मा इज इक्वल टू सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और वैलेंस को छोड़ के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद 10 है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर 1 है। अगर आप मैग्नीशियम के लिए कैलकुलेट करें तो ये बराबर है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 2 के अलावा अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो 10 माइनस 12 माइनस 10 से 2 आएगा। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका 1 है और इसका 2 है। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो उसका साइज कम होगा, साइज कम होगा उसका जो क्रिस्टल लेटिस बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और नेक्स्ट रीज़न है चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इसका चार्ज है +1 और साइज बड़ा है, और इसका चार्ज है +2 और साइज छोटा है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा हो जवाब उतना बड़ा आएगा। इसका डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर काफ़ी छोटा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी क्रिस्टल लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसके साथ ये ख़त्म हो जाता है।